सग्रीशियस अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ बातचीत करेंगे इंडियन सिटीजनशिप के बारे में। भारतीय नागरिकता का क्या अर्थ है और क्या महत्व है, इस सब पर हम चर्चा करेंगे। तो हमारा आज का एजेंडा क्या होगा, इसके भारतीय नागरिकता के मीनिंग और सिग्निफिकेंस के बारे में हम बात करेंगे। जैसे अदर स्टेट्स हैं, अदर कंट्रीज हैं, जैसे यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, तो वहाँ पे क्या होता है कि तो दो तरह के लोग पाए जाते हैं। एक तो जो वहाँ के सिटीजन्स होते हैं और एक एलियंस होते हैं। अब जो सिटीजन्स होते हैं, सिटीजन तो वहाँ के फुल मेंबर होते हैं उसी स्टेट के, ठीक है। और जो एलियंस होते हैं वो दूसरी कंट्री से जो नागरिक गए होते हैं, उस देश में रह रहे हैं, वो एलियंस होते हैं उस स्टेट के लिए। तो इंडिया में भी दो तरह के लोग पाए जाते हैं। एक तो जो इंडिया के सिटीजन्स हैं, ठीक है, वो इंडियन स्टेट के फुल मेंबर हैं और वो इंडिया के प्रति निष्ठा भी रखते हैं, ठीक है, और उनको फुल सिविल और पॉलिटिकल राइट्स प्राप्त हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको सिविल और पॉलिटिकल राइट्स और फंडामेंटल राइट्स और कई तरह के राइट्स भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किए हैं हमारे सिटीजन्स को। और ऑन द अदर हैंड जो होते हैं वो एलियंस होते हैं। एलियंस कौन से होते हैं? जो किसी दूसरे देश से आकर हमारे देश में रह रहे हैं, ठीक है, किसी दूसरे देश से आकर हमारे देश में रह रहे हैं, वो एलियंस होते हैं और उनको सभी सिविल और पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिए जाते हैं। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो कि जो हमारे सिटीजन होते हैं, यहाँ के रहने वाले होते हैं, उनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ज़्यादा राइट्स प्रोवाइड किए हैं एज कम्पेयर टू एलियंस। और एलियंस जो होते हैं, एलियंस की भी आगे दो कैटेगरीज होती हैं। एक तो फ्रेंडली एलियंस होते हैं। अब यहाँ पे फ्रेंडली एलियंस कौन होंगे? फ्रेंडली एलियंस वो सब्जेक्ट्स होंगे, वो लोग होंगे जो दूसरी कंट्री से आए हैं, ऐसी कंट्री से आए हैं जिनके साथ हमारे संबंध ठीक है, हमारे रिलेशंस ठीक है, ठीक है, जिनके साथ, वो तो फ्रेंडली एलियंस हो गए। अब और दूसरी कैटेगरी क्या होगी? दूसरी कैटेगरी को इनेमी एलियंस। इनेमी एलियंस का सीधा मतलब होता है कि जो हमारी दुश्मन कंट्री से आके यहाँ पे रह रहे हैं, वो हमारे लिए इनेमी एलियंस होंगे, ठीक है। जिन कई देशों के साथ, जिन देशों के साथ हमारा युद्ध चल रहा है, ठीक है, अगर उनके नागरिक हमारे यहाँ पे रहने के लिए आ जाते हैं तो वो हमारे लिए इनेमी एलियंस हो जाते हैं। ऑन द अदर हैंड जो फ्रेंडली एलियंस होते हैं, उन देशों के साथ हमारा अच्छा संबंध होता है। अगर उनके नागरिक हमारे यहाँ पे रहने के लिए आ जाते हैं तो वो हमारे लिए फ्रेंडली एलियंस होते हैं। अब जो फ्रेंडली एलियंस होते हैं, इनको इनेमी एलियंस से थोड़े ज़्यादा राइट्स प्राप्त होते हैं। जैसे एग्जांपल देते हैं कि जो फ्रेंडली एलियंस होते हैं, इनको जो प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन जो आर्टिकल 22 में दे रखा है, आर्टिकल 22 वाला राइट भी जो फ्रेंडली एलियंस इनको प्राप्त होता है। ऑन द अदर हैंड ये जो हमारे इनेमी एलियंस होते हैं, इनको नहीं प्राप्त होता है ये वाला राइट। आर्टिकल 22 में क्या है, एक राइट प्रोवाइड किया गया है कि किसी भी पर्सन को बिना बताए अरेस्ट नहीं किया जा सकता है, उसको रीजन बताए अरेस्ट नहीं किया जाता, आर्टिकल 22 में कह रखा है। और अगर उसको अरेस्ट कर लिया जाता है तो उसको 24 आवर्स के बीच या 24 आवर्स तक उसको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। ये देखो, ये तो हमारे सिटीजन को प्राप्त है ये राइट, और फ्रेंडली एलियंस को भी ये राइट प्राप्त है। बट इनेमी एलियंस को ये राइट प्राप्त नहीं है। उसको अरेस्ट किया जा सकता है, उसको डिटेन किया जा सकता है और उसको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की जरूरत नहीं होती है, उसको रीजन बताने की भी जरूरत नहीं होती, जो हम इनेमी एलियंस की बात कर रहे हैं। हाँ, फ्रेंडली एलियंस को और हमारे जो सिटीजन है उनको ये प्राप्त होता है राइट, और वो अपना इस राइट का यूज कर सकते हैं। फिर कॉन्स्टिट्यूशन ने कौन कौन से प्रिविलेजेस जो इंडियन सिटीजन्स को दिए हुए हैं, कौन कौन से राइट्स दिए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने, उनकी बात करेंगे। देखो, ये जो राइट्स दे रखे हैं, ये सिर्फ हमारे इंडियन सिटीजन्स को दे रखे हैं, ये एलियंस को नहीं दे रखे हैं ये वाले राइट, ठीक है, सिर्फ इंडियन सिटीजन को दे रखे हैं। एलियंस में दोनों कैटेगरी आ गई, इनेमी एलियंस और फ्रेंडली एलियंस, वो दोनों कैटेगरी आ गई। जैसे हम बात करते हैं आर्टिकल 15 की, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। देखो हमारे सिटीजन, जो इंडिया के सिटीजन, उनके साथ भेदभाव स्टेट नहीं कर सकती ऑन द ग्राउंड ऑफ धर्म, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ पे। वो हमारी जो स्टेट है हमारे सिटीजन के साथ भेदभाव नहीं कर सकती है, बट एलियंस के साथ कर सकती है। ये बात आपने ध्यान रखनी है। अब आगे बताएंगे कि एलियन के साथ कैसे कर सकती है। राइट टू इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, आर्टिकल 16 में दे रखा है कि सभी को बराबर अवसर प्रदान किए जाएंगे जब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट प्रदान करनी होगी, ठीक है। तो ये अब देखो, हमारी इंडियन स्टेट ऐसा लॉ बना सकती है कि ये हमारे देश के नागरिकों के लिए ये जॉब वगैरह, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट वगैरह हमारे देश के नागरिकों के लिए, ये एलियन के लिए नहीं है। तो एलियन के लिए नहीं या दूसरे देश के नागरिकों के लिए नहीं है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं ऑन दिस बेसिस जो हमारी सरकार है डिस्क्रिमिनेशन भी कर सकती है और उनको अवसर प्रोवाइड नहीं करेगी एलियंस को, अगर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात होगी। फिर आगे क्या है, आगे आर्टिकल 19 की बात करें, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आर्टिकल 19 में
कई राइट्स दे रखे हैं, जैसे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, आप अपनी बात रख सकते हैं, आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है आपको, आप असेंबल हो सकते हैं, कई जगह इकट्ठे हो सकते हैं, एसोसिएशन अपनी बना सकते हैं, आप मूव कर सकते हैं, जहाँ रेजिडेंसी और प्रोफेशन की आज़ादी है, ये आर्टिकल 19 में हमारे इंडियन सिटीजन्स को दे रखा है। ठीक है, आर्टिकल, ये सभी अधिकार हमारे इंडियन सिटीजन्स को दे रखे हैं, बट ये एलियंस को प्रोवाइड नहीं किए गए हैं ये वाले राइट्स, ठीक, आर्टिकल 19 के तहत। फिर आगे है जो आर्टिकल्स 29 और 30 में कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ये कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स भी हमारे सिटीजन्स को प्राप्त है। ठीक है, आर्टिकल 29 में क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 29 में कह रखा है कि अगर किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल की उनकी लैंग्वेज या उनका धर्म कोई जहाँ उनका कल्चर कोई अलग तरह का है, तो वो आर्टिकल 29 के तहत अपने कल्चर को या अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसे प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, और ये अधिकार उनको प्राप्त नहीं है जो एलियंस होते हैं। ठीक है, फिर आर्टिकल 30 में क्या लिखा हुआ है, जो मिनॉरिटीज होती हैं जो उनको अधिकार है कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकें। ठीक है, अपने कोई कल्चरल इंस्टीट्यूशन बना सकें, उनको अधिकार है, ये आर्टिकल 29 और 30 में दे रखा है। फिर आगे क्या है, फिर राइट टू वोट इन इलेक्शंस टू लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, सिर्फ हमारे देश के नागरिक ही लोकसभा में अपनी वोट करेंगे, जहाँ जो हम एमएलएस वगैरह चुनते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव स्टेट लेवल पे चुनते हैं, जहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल में हमारे देश के नागरिक ही वोट करेंगे, एलियंस उसमें वोट नहीं करेंगे। फिर आगे क्या है, राइट टू कंटेस्ट फॉर द मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, राइट किसे है, जो इंडिया की सिटीजनशिप है, चाहे उन्होंने नेचुरल तरीके से सिटीजनशिप ली हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकते हैं, वो एमएलएस बन सकते हैं, वो एमएलसीज बन सकते हैं। ठीक है, हाँ, एलियंस नहीं बन पाएंगे, जिनके पास इंडिया की नागरिकता नहीं है वो नहीं बन पाएंगे, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलएस वगैरह वो नहीं बन पाएंगे। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है, एलिजिबिलिटी टू होल्ड सर्टेन पब्लिक ऑफिस, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनना है, या वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनना है, या जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट बनना है, गवर्नर ऑफ स्टेट्स बनना है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनना है, जहाँ एडवोकेट जनरल्स ऑफ स्टेट बनना है, तो इसके लिए क्या है, वो पर्सन जिसको अपॉइंट करना है, इन ऑफिसर्स में अपॉइंट करना है, वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। जब मैं कह रहा हूँ वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, तो सिटीजन वो बाय बर्थ होने की कोई जरूरत नहीं है, वो सिर्फ इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, वो इन ऑफिसर्स को होल्ड कर सकता है अगर सिर्फ सिटीजन है। बाय बर्थ की बात, बाय बर्थ वाला कंसेप्ट यूएसए में है। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है यूएसए में क्या, हाँ, आगे देखना कि इन राइट्स के साथ साथ हमारे जो हमारे सिटीजन्स को कुछ ड्यूटी भी दे रखी है, और वो कौन कौन सी ड्यूटी है, जैसे उनको टैक्सेस पे करते हैं सिटीजन, अगर हमारे सिटीजन्स की इनकम एक एक्सटेंट से ज़्यादा, एक लिमिट से ज़्यादा, तो उनको टैक्सेस पे करने होते हैं, ये उनकी ड्यूटी बनती है। फिर रिस्पेक्टिंग द नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करना, ये ड्यूटी है हमारे सिटीजन्स की। नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करना, ठीक है, और जब जरूरत पड़े कंट्री को डिफेंड करना, कंट्री की रक्षा करना, ये हमारे सिटीजन्स की कुछ ड्यूटी भी हैं। और ऊपर जो फंडामेंटल जो राइट्स वगैरह प्रोवाइड किए, उसके साथ साथ ये फंडामेंटल उनकी ड्यूटी भी बन जाती है हमारे जो देश के नागरिक होते हैं। ठीक है ना। अब इंडिया में क्या होता है, इन इंडिया बोथ ए सिटीजन बाय बर्थ एज वेल एज नेचुरलाइज सिटीजन्स आर एलिजिबल फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, इंडिया में चाहे तो बाय बर्थ कोई इंडिया का सिटीजन है, जहां उसने नेचुरल तरीके से इंडिया की सिटीजनशिप हासिल की है, ठीक है, तो वो इंडिया का प्रेसिडेंट बन सकता है। ठीक है, बात अगर हम यूएसए की बात करें तो यूएसए में वही पर्सन यूएसए का प्रेसिडेंट बनेगा जो बाय बर्थ यूएसए का सिटीजन है। ठीक है ना, जो बाय बर्थ यूएसए का सिटीजन है वही यूएसए का प्रेसिडेंट बनेगा। अगर कोई नेचुरल तरीके से सिटीजनशिप अक्वायर करके यूएसए की आया है पर्सन, जब कोई कंटेस्ट कर रहा है, तो वो यूएसए का प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है। ठीक है, तो ये हमने आपके साथ डिस्कस किया कि मीनिंग और सिग्निफिकेंस क्या है भारतीय नागरिकता का। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, हम और भी बहुत सारी वीडियो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।